हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। देखिए, रिवोल्ट जो थी 1857 की, ये कब शुरू हुई? 10 मई 1857 को। कहाँ पे? मेरठ में। और किसकी फॉर्म में? सिपाही म्यूटिनी। तो ये जो सिपाहीज काम करते थे ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है, तो ये उन्होंने शुरू की थी बंगाल प्रेसिडेंसी से, यानी कि वहाँ पे जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर ये जो सिपाहीज आते थे, तो उन्होंने ये शुरू की किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट। तो ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, इसने मार्क किया एंड किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, ठीक है। तो जो रिवोल्ट जो थी 1857 को, हम इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि पहली बार पूरा का पूरा हमारा राष्ट्र जो था, इसमें कास्ट की बात नहीं थी, रेस की बात नहीं थी, किसी धर्म की बात नहीं थी। सारे लोग जो थे इकट्ठे हुए और इन्होंने स्टेज की प्रोटेस्ट, ठीक है, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ताकि हम इंडिपेंडेंस पा सकें कॉलोनियल रूल से, ठीक है। तो वीडी सावरकर, जिनका नाम विनायक दामोदर सावरकर था, इन्होंने पहली बार कौन सी टर्म यूज़ की? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। किसको डिस्क्राइब करने के लिए? 1857 की जो अपराइजिंग थी, अपनी बुक में, जिसका नाम क्या था? द वॉर ऑफ हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये ओरिजिनली मराठी में लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कुछ फैक्टर्स जो इस वॉर को हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से ये वॉर शुरू हुई थी। तो पहला नंबर तो हम बात करेंगे इनफील्ड राइफल के बारे में, जिसकी वजह से ये शुरू हुई थी। तो जो कार्ट्रिज होता था ना इसका, उसको मतलब कि मुंह के साथ लगाया जाता था लोड करने से पहले गन में, ठीक है। तो इंडियन सिपाही जो थे, ये विश्वास करते थे, क्या था उनका फेथ, कि जो कार्ट्रिज है उसको किसी साथ ग्रीस किया गया है, या तो पिग फैट के साथ, तो या फिर काऊ फैट के साथ, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था, और जो कि हिंदू और मुस्लिम के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट था। तो इस तरीके से इन्होंने, मतलब हम कह सकते हैं कि ये एनफील्ड राइफल इन्होंने यूज़ नहीं की, ठीक है, कि वो यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि ये उनके धर्म के अगेंस्ट था। तो ये एक फ्लैश पॉइंट था जिसने सोल्जर्स के दिलों में नफरत जगाई ब्रिटिश के अगेंस्ट, और यहाँ से मूवमेंट बाद में स्टार्ट हुई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ऐसे माना जाता है, यही इमीडिएट फैक्टर माना जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, ठीक है। ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, बस ये चीज़ याद रखना। अब हम बात करते हैं कॉजेज़, ठीक है। तो कॉजेज़ जो हैं यहाँ पे, पहले हम बात करेंगे रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज़ के बारे में। तो रेसिज्म या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को माना जाता है मेजर रीज़न इस रिवोल्ट के लिए, जहाँ पर इंडियंस जो थे इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, और इनको मतलब कि कहाँ किससे दूर रखा जाता था कि ये मिक्स ना हो जाए यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के साथ, ठीक है। तो वाइट्स जो थे ये इंटरफेयर करते थे किसमें? रिलीजियस और कल्चरल मैटर्स में, किसके? इंडियंस के, और टॉर्चर करते थे इनको साथ में, ठीक है। तो ये हिस्ट्री बता रही है हमें। तो आगे हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़ के बारे में। तो देखिए, ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन था, इसने किसकी प्रोपगेशन की? अनजस्ट पॉलिसीज़ की, यानी कि वो पॉलिसीज़ जो अनजस्ट थी, अन्यायपूर्ण थी, जिसकी वजह से नवाब्स और ज़मींदार की पावर जो थी वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। और जो डिफरेंट प्लेसेस में रह रहे थे इंडिया में। तो जो इंट्रोडक्शन था अनफेयर पॉलिसीज़ का, जैसे पॉलिसी ट्रेड में और कॉमर्स में, ये कुछ पॉलिसी के बारे में नाम बता रहा हूँ। सब्सिडरी अलायंस, वार और एनेक्सेशन की पॉलिसी, ऑफ डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, पॉलिसी मिस गवर्नेंस की, जिसके थ्रू अवध जो था इसको एनेक्स किया गया था, ठीक है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रूलर्स जो थे नेटिव स्टेट्स के, वहाँ के रहने वाले, उनके इंटरेस्ट को हार्म किया इन्होंने, और वन बाय वन ये सारे ब्रिटिश एक्सपेंशनिज्म का शिकार हुए। ये तो थे पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। तो देखिए, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स जो थे हमने देखे टैक्सेशन में और रेवेन्यू सिस्टम में, जिसकी वजह से पीजेंट्स जो थे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज किए और इंट्रोड्यूस किए काफ़ी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव, हम कह सकते हैं डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, ताकि ये अपना होल्ड जो था एंटायर टेरिटरी पर बना सकें, ठीक है।
ये थे इकोनॉमिक फैक्टर्स। आगे हम बात करेंगे कुछ और कॉजेज़ के बारे में, तो जिसमें आगे मिलिट्री कॉजेज़। तो रिवोल्ट 1857 ये एक सिपॉय म्यूटिनी की फॉर्म में शुरू हुई। इंडियन सिपॉयज़ को हम कह सकते हैं कि मोर देन 87% जो थे ब्रिटिश ट्रूप्स, उनमें से 87 तो सिर्फ इंडियन थे। तो बट उनको ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे उनसे इन्फीरियर माना जाता था, यानी कि अंग्रेज़ों को उच्च, मतलब कि हम कह सकते हैं कि स्थान में रखा जाता है, यानी कि उनको उच्च दर्जा दिया गया था। तो जो इंडियन सिपॉय जो था उसको लेस पे दी जाती थी अगर हम कंपैरिजन में लाएं यूरोपियन सिपॉय के सेम रैंक के। तो इनको उन एरियाज़ में सर्व करना पड़ता था इंडियंस को जो उनके घर से काफ़ी दूर थे। 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो थे, इन्होंने इशू किया जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसमें क्या था कि सिपॉय जो हैं उनको कहीं भी सर्व करना पड़ेगा, ठीक है, इवन इन ब्रिटिश लैंड। मतलब ब्रिटिश लैंड का आने का मतलब कि समुद्र के दूसरी साइड भी जाना होगा, यानी समुद्र के पार भी जाना होगा, तो वहाँ भी सर्व करना पड़ेगा। तो ये था इनका जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है।